वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी 8th वीडियो है हमारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स पे 1 to 22 फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हेन चेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसको तो वाइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं। चेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, ये अनऑथराइज अल्ट्रेशन कहलाता है। इससे डिस्चार्ज तो हो सकता है लेकिन इसमें म्यूचुअल नहीं है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यस दैट्स करेक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओल्ड वन, दैट इज इनकरेक्ट। ओल्ड के बाद न्यू है, न्यू के बाद ओल्ड नहीं आता, तो ये क्रोनोलॉजिकली जो डिस्कशन है वो सी की ठीक है, डी इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, मिस्टर ए एग्रीड टू सप्लाई 100 tons ऑफ आयरन ओर टू मिस्टर बी ऑन 1st January। एग्रीमेंट ऑन द ड्यू डेट ऑफ सप्लाई ही टुक स्टिपुलेटेड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर टू मिस्टर बीज रेजिडेंस एट 12 AM। अब ड्यू डेट पर लिया गया, ठीक है, और क्वांटिटी भी एग्रीड है, लेकिन रेजिडेंस पर 12 बजे अनरीजनेबल लग रहा है। दिस इज केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज, ये क्योंकि प्लेस और टाइम प्रॉपर नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। इनवैलिड बिकॉज द प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल। डी में है टाइम ऑफ सप्लाई का जिक्र नहीं है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेशन अकर्स अंडर विच सर्कमस्टांसेस। रिसेशन होता है जब दोनों पार्टीज मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसी इज, इसको रिमिशन कहते हैं और रिमिशन जो है वो लॉ में अलाउड है, तो वैलिड कंसीडर होगी। मिस्टर एक्स बोरोज सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन promissory note for 6 months. On the due date, Mr. X is unable to pay and makes out another promissory note along with the amount of interest. Existing promissory note is terminated, and now how much Mr. X amount is liable to pay to Mr. Y? तो इसमें नोवेशन हो गई है क्योंकि पुराना एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट आ गया, सो नोवेशन इज करेक्ट। और जो पेमेंट होगी वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट की होगी, और बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेमिशन मीन्स, तो जब आप कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी 1000 की बजाय 800 की पेमेंट से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाती है, पूरा डेट डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसे रेमिशन कहते हैं। तो गिविंग अप सम राइट इन फेवर ऑफ प्रोमिसर, ये तो वेवर कहलाता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ लेस, इसी तरह अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, तो ये बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन का राइट हो सकता है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बोथ द पार्टीज, ये भी मिलकर रिसेशन भी कर सकते हैं, तो ये बी ऑप्शन रिमिशन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। 7th है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। नहीं, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी तो ये है कि फिर बाद में पैसे तो देने ही पड़ते हैं, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। इन अदर केसेस एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ मनी, तो ये ठीक हो जाएगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, तो इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली बात ठीक है, लेकिन सर्विसेज के लिए भी आ जाता है, सो अबव केसेस वाली बात तो गलत हो जाती है, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। मिस्टर ए entered into an agreement with Mr. B for selling 100 tons of wheat at specified price to him on 15th March.
but before the due date of delivery, the President of Pakistan has passed an ordinance debarring the individual from supplying more than 5 tons of wheat. और ये 100 tons का एग्रीमेंट कर रहे थे. State the legal position of the contract between Mr. A and Mr. B. तो बात ये है कि जब अनलॉफुल हो जाता है तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और जो है ना इसे सुपरवीनिंग इलीगैलिटी भी कहते हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और ये परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस हैज़ बिकम अनलॉफुल. ये बात ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड. नहीं, देखें वीट को कोई आग तो नहीं लगी. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ द पर्सनल इनकैपेसिटी. देयर इज़ नो पर्सनल कैपेसिटी. दोनों ए और बी के बारे में कोई माइनर अनसाउंड माइंड वाली बात नहीं है. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज सर्टन स्टेट ऑफ थिंग्स गेट चेंज. देयर इज़ नो सच इन्फॉर्मेशन. तो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Contract will not be discharged on account of supervening impossibility in case of. चेंज इन लॉ के केस में तो हो जाता है. डेथ पर्सनल नेचर हो तो डेथ पे भी हो जाता है. फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिलाइड अपॉन बाय. हाँ, फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी जो है ये इसे आप डिफ़िकल्टी तो कह सकते हैं, प्रॉब्लम तो कह सकते हैं, लेकिन इसे इम्पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते. आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में इस बेस पर जो है ना नॉन परफॉर्मेंस आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि जी वो थर्ड मुझे खुद कहीं से सामान नहीं मिला. तो फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी जो है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग हो तो वो जो है वो भी तब देखा जाता है कि जी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए रेलिवेंट था या नहीं. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बेसिकली मीन्स कि एक चीज़ बाद में इम्पॉसिबल हो गई, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था, बाद में कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गई. तो सब सुपरवीनिंग मीन्स सब्सिक्वेंट. ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Abdullah agreed to supply raw material worth rupees 10,000 to Mukesh on credit on 10 January 2015. The period of credit has not been fixed. Now on 10 January 2020, Abdullah is claiming his amount after constant denial from Mukesh. Abdullah is planning to file a suit for the recovery of this amount. Is the suit maintainable? तो इसमें देखें बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब का है. कॉन्ट्रैक्ट है 10 जनवरी का 2015 और अब जो डेट है वो है 10 जनवरी 2020. तो 3 साल से ऊपर का टाइम गुजर गया. लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से अब लैप्स ऑफ टाइम हो गया. और जो है ना केस इन्फोर्सेबल नहीं रहा. अब्दुल्ला इज लीगली इंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट एट इट इज़ लीगल राइट. यस इट इज़ लीगल राइट, लेकिन अब इंटाइटल टू रिकवर नहीं रहा. Not legally entitled to recover due to incapacity. There is no such thing mentioned in the scenario. Abdullah is not legally entitled to recover the amount because the contract has become time barred. Yes, time barred और lapse of time एक ही बात है. Abdullah is legally entitled to recover the amount because he has given the credit for lawful purpose. Yes, he has given the credit for lawful purpose, लेकिन अब entitled to recover नहीं है क्योंकि time bar हो चुका है. C option is correct. Which of the following statement is true? Partial impossibility does not invalidate a contract. तो ये बात भी एक हद तक ठीक है. तो इसमें से हमने जो बेसिकली बताना है तो वो यही बात बतानी है कि अगर एक से ज़्यादा पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक इम्पॉसिबल हो जाता है दूसरा पॉसिबल होता है तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. Impossibility is due to conduct of third party will discharge contract? No, will not discharge contract. Commercial impossibility affects validity of a contract? No, it doesn't. आपको still perform करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो breach होगा. Difficulty in performance is a valid ground? It is not a valid ground. You have to perform the contract even if it is difficult to perform. तो ये A option correct होगा. A person hired a room in some hotel of Lahore to witness PSL final match on 22nd March, but due to emergency declared by government in the wake of pandemic coronavirus, the match was cancelled. So examine the legality of this contract.
इज ही लाइबल टू पे द रेंट ऑफ होटल? नो, क्योंकि अब तो वो एक ही पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का और वो ख़त्म हो गया। एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू द होटल, यस। अगर एक से ज़्यादा पर्पजेज होते उसके वहाँ पे विजिट करने के और फिर एक फाइनल मैच कैंसिल हुआ होता लेकिन वो स्टे कर सकता होता, फिर तो पॉसिबल था, बट नाउ ही डज नॉट अप टू। विद इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी की कोई इशू नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Mr. Y draws a bill of exchange on Mr. Z for rupees 10,000. Mr. Z accepts the bill and returns it back to Mr. Y. Mr. Y, who has a drawer, makes changes in the amount of that bill and raises it to 20,000. अनऑथराइज चेंजेस कर दी, 10,000 का बिल था, उसकी अमाउंट 20,000 की कर दी, और ये मटीरियल अल्ट्रेशन है। कैन मिस्टर वाई क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम मिस्टर जी? तो इसका आंसर है नो, ही कैन नॉट क्लेम मटीरियल अल्ट्रेशन की वजह से। सी ऑप्शन। 15 है जी, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस बिटवीन टू पार्टीज व्हेन बोथ द प्रोमिसर do what they have promised to do, the contract is said to be performed and contract comes to an end. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स जो होती हैं हमारी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती हैं। तो लीगल इलीगल, इलीगल परफॉर्मेंस तो माना ही नहीं जाएगा। इसी तरह जो परफॉर्मेंस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के मुताबिक तो होती है, ये दोनों तो सेम है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये दो टाइप करेक्ट। तो मिस्टर बी chartered Mr. A's ship and agreed to load it with a cargo at Karachi within 45 days. On the arrival of the ship at Karachi, Mr. B was unable to supply cargo. Mr. A did not accept the refusal and continued demanding the cargo. Before the expiry of 45 days, war was broken and performance of contract became impossible. State the legal position. अच्छा, ये जो है ये सिनेरियो है आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच का। और इसमें पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये होता है कि इसे ब्रीच कंसीडर करके डैमेजेस के लिए केस कर ले, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वेट करे ड्यू डेट का और फिर केस करे। और ड्यू डेट का वेट करने में अगर उसे ऑपरेटिव वो कंसीडर कर रहे हैं और वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जाएगा और फिर डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। तो इसमें देखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब इम्पॉसिबल हो गया है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी पर, और अब इसकी कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं हो सकती। सो नॉट डिस्चार्ज वाला गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, मिस्टर ए इज नॉट इंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब जो है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं हो सकती, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो डिस्चार्ज हो चुका है। इंटाइटल टू क्लेम, नॉट इंटाइटल्ड है, ये करेक्ट है। इंटाइटल वाली बात गलत हो जाएगी, तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। In case of anticipatory breach, an aggrieved party has the following options. He can declare contract as discharge, okay. He can wait till the date of performance and he can claim compensation. तो वो तो जब डिस्चार्ज वाले को ले लेंगे तो फिर उसमें कंपनसेशन भी क्लेम हो जाएगी। वैसे तो इसमें यानी सी पॉइंट भी यहाँ पे इम्प्लाइडली ऐड है, तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो दोनों ऑप्शन अगर इनको लें तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Mr. X promised to sell and deliver 500 bales of cotton on 9th November and Mr. Y promises to pay for goods on 9th December. Afterward, Mr. X and Mr. Y mutually decide that goods shall be delivered in 5 equal installment. Here original contract has been discharged due to, अब इसमें आप कह सकते हैं कि जी थोड़ा सा चेंज किया गया है, सिर्फ एक टर्म चेंज हुई है कि जी पहले इकट्ठी चीज़ें देनी थी, अब इक्वल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। तो इसको अल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा सूट करता है। नोवेशन इसलिए नहीं कहेंगे कि पुराना एग्रीमेंट टोटली ख़त्म नहीं किया पार्टीज़ ने। When one person unilaterally surrender his legal right, his this amount to releasing a person of certain legal obligation under contract, in this way a contract is discharged। जब एक शख्स अपना राइट खुद छोड़ देता है तो उसके लिए लीगल टर्म है वेवर।
कि अपना राइट वेव कर दिया, ख़त्म कर दिया। Mr. A took a loan from Mr. B amounting to rupees 1 million payable in June 18. On March 18, Mr. A was declared as insolvent by the relevant court of law. After the adjudication, he is discharged from his liabilities as now the amount will be paid by। जब एक इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो फिर अमाउंट ऑफिशियल असाइनी ने पे करनी होती है। ऑफिशियल रिसीवर भी आप आंसर में लिख सकते हैं। Actual breach of contract occurs when a party to contract refuses or fails to perform his part of the contract at the time fixed for the performance. If any party has performed a part of the contract and then refuses or fails to perform the remaining part of the contract, it is called। तो बेसिकली ये एक्चुअल ब्रीच ही होती है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस कहलाती है। एक होती है ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पर, लेकिन अगर आपने कुछ पार्ट परफॉर्म कर दिया और कुछ पार्ट नहीं किया तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस कहलाती है, लेकिन ये दोनों ही एक्चुअल ब्रीच हैं। इफ द एग्रीड पार्टी ट्रीट्स द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच में होता है कि ऑप्शन होता है कि उसे ऑपरेटिव ट्रीट करें या डिस्चार्ज ट्रीट करें। एंड वेट्स टिल द ड्यू डेट ऑफ फॉर परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर मे टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी राइजिंग बिटवीन द डेट ऑफ एंड ड्यू डेट ऑफ। अच्छा, इसमें पहला तो आएगा जी डेट ऑफ ब्रीच एंड द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। सो ब्रीच और परफॉर्मेंस के दौरान अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो उसका एडवांटेज जो है वो दूसरी पार्टी ले सकती है, प्रोमिसर ले सकता है। ऑपरेटिव ट्रीट करने में ये रिस्क होता है, और डिस्चार्ज करने में ये रिस्क होता है कि ब्रीच को प्रूव करना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।